नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। 27A की हेडिंग से काम चल जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स दैट इन ए सूट in which substantial question of law relating to the interpretation of the constitution is involved, the court must issue notice to the Attorney General of India. See, if the suit is such what in which substantial question of law relating to the interpretation of the constitution, संविधान की व्याख्या से संबंधित यदि कोई विधिक प्रश्न है, उसमें यदि न्यायालय को यह लगता है कि उस वाद में संविधान की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न है, समझ गए आप नहीं? अब ये सब सारवाहन प्रश्न, विधि का सारवाहन प्रश्न किस संबंध में? रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्वाचन के संबंध में, देन court must issue a notice to the Attorney General of India if question of law concerns the central government. तो यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा कि नोटिस किसको जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जाएगा। किस केस में जाएगा? When it is concerned with the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, then notice should be sent to the Attorney General कि उनको क्या कहना है, बिकॉज यहां पर अब संविधान की बात आ गई है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई है। नहीं तो किसे जाएगा? एडवोकेट जनरल साहब को जाएगा। स्टेट के मामले में कहां जाएगा नोटिस? एडवोकेट जनरल को जाएगा। कर लेंगे। अदर प्रिविलेजेस पर आ जाइए। हाँ जी, दैट व्हेन ए सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट ए पब्लिक ऑफिसर द गवर्नमेंट शुड बी ज्वाइंड एज ए पार्टी टू द सूट। ये तो कर चुके, ये सब कर चुके हम लोग 5A में। Rule 7 provides for extension of time to enable a public officer to make a reference to the government when he is a defendant. कि अगर डिफेंडेंट है, if the public officer is defendant, है ना, तो he can seek an WS फाइल करने की टाइम लिमिटेशन है ना। तो अगर पब्लिक ऑफिसर डिफेंडेंट है, you are filing a suit against a public officer, then he may seek assistance from the government itself. देखो दैट सूट इज नॉट इन पर्सनल कैपेसिटी। तो व्हाट इज सेइंग कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू एनेबल एक पब्लिक ऑफिसर को टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा सो दैट कि वो रेफरेंस भेज सके गवर्नमेंट को कि मेरे ऑफिशियल कैपेसिटी में मेरे विरुद्ध ये केस हो रहा है, इसमें कोई ना कोई सरकारी वकील नियुक्त किया जाए, मुझे ये डिटेल्स दी जाएं
ओनली आई कैन डिफेंड दिस सूट। समझे कि नहीं समझे आप ये? तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स। रूल कौन सा है ये वाला? 8A, आगे बढ़ी 8A। नाउ 8A, नो सिक्योरिटी शैल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन एनी केस। नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। तो गवर्नमेंट प्लीडर से को वकालतनामा भरने की जरूरत नहीं है, वो सम्मान भी रिसीव कर सकते हैं। जो ऑथराइज जो गवर्नमेंट व्यक्ति जिस किसी को नियुक्त करेगी, है ना, हु नोज द फैक्ट, हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, वो साइन करेगा। ये सारी बातें आ गई। अब आइए आगे बस। अब सेक्शन 81 इज विद रिगार्ड टू द एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। सेक्शन 81 की हेडिंग याद कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल। इन ए सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट ए पब्लिक ऑफिसर, अगर एक सूट कौन सा हो? पब्लिक ऑफिसर के विरुद्ध किया गया हो, तब द डिफेंडेंट शैल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट नोर हिज प्रॉपर्टी टू अटैचमेंट अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। यू कैन नॉट अरेस्ट द पब्लिक ऑफिसर, दिस इज एग्जम्पशन। एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट, सही है। एग्जम्पशन फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ हिज पर्सनल प्रॉपर्टी से है ये। तो ना तो पब्लिक ऑफिसर की अरेस्ट की जाएगी ऐसे केसेस में, ना ही पब्लिक ऑफिसर की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। लेकिन कब किया जा सकता है? इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो वो शब्द क्या है? अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं ताकि आप जरा फोकस कर पाए। डिफेंडेंट शैल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट नोर हिज प्रॉपर्टी टू अटैचमेंट। लेकिन ये लाइन जो लास्ट वाली लाइन है पे क्या पे सेक्शन 81 के बेरेट में ढूंढ लीजिए लाइन ये, अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। इट मीन्स व्हाट? इवन ए पब्लिक ऑफिसर हु इज डिफेंडेंट इन द केस, ही कैन बी अरेस्टेड और हिज प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। ये जो एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट है, एग्जम्पशन फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी है, वो केवल नॉन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के लिए है, ये ट्रायल के लिए है केवल, ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के लिए नहीं है। अगर ये बात समझ गए तो रेज हैंड। नहीं समझे आप? एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग समझते हैं आप? कोई डिक्री पास हो गई, मान लीजिए पब्लिक ऑफिसर के विरुद्ध ही कोई वाद लेकर आया गया, उससे कहा गया, उस पर ये केस ये किया गया कि उसकी पब्लिक ऑफिसर की नेग्लिजेंस की वजह से, पब्लिक ऑफिसर की नेग्लिजेंस की वजह से मेरे हाथ में चोट आ गई। समझ रहे हैं बात? देखो कैसे ऐसे समझते, वाइकरस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा होगा आपने, है ना? तो इफ यू आर द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो गवर्नमेंट इज लायबल फॉर योर एक्ट वाइकरसली। इफ यू बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस, इफ आई सस्टेन एनी इंजरी, यू आर लायबल एंड योर मास्टर इज लायबल। समझे बात? अब नाउ आई सू यू एज ए पब्लिक ऑफिसर। तो जब तक आपका केस चलेगा, यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, योर प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अटैच, बिकॉज अभी ट्रायल चल रहा है। बट once a decree has been passed against you and that is final, now if I go to the execution proceedings to execute that decree, so in that proceedings, if you don't obey the orders of the court, you can be arrested or your property can be attached in the execution of the decree. अब बात समझ नहीं है आपको? ये तो जो एग्जम्पशन है पब्लिक ऑफिसर को, ध्यान रखना, यहां पर आप घुमा सकते हैं एग्जामिनर साहब आपको, और मेरी बात तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बन चुकी है, अब मैं दिखा दूंगा कि देखो मैंने समझाया था। तो बी कॉन्शियस नाउ, बी कॉशियस नाउ, ठीक है ना? ये कि पब्लिक ऑफिसर को एग्जम्पशन है किस चीज से? अरेस्ट से, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से है, बट दैट इज नॉट एब्सोल्यूट कि कभी हो गई नहीं। नॉन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में है केवल। It is otherwise than in execution of a decree. It means in the execution of a decree, he can be arrested and property can be attached. आई बात समझ नहीं आई? अभी बात है, बड़े सब आ गए हो? थैंक यू। सेकंड क्या बात है? Where the court is satisfied that defendant cannot absent himself from his duty without detriment to the public service, it shall exempt him from appearing person. अगर न्यायालय को यह संतुष्टि हो जाए
कि ये पब्लिक, अगर इनको हम कोर्ट में बुलाएंगे तो पब्लिक सर्विस का नुकसान होगा। जैसे डॉक्टर हो गए कोई, अब एक सरकारी डॉक्टर से किसी के गलत इलाज हो जाए, अब उनको बुलाएंगे बार बार डॉक्टर साहब को, तो फिर अस्पताल में कौन बैठेगा? तो अगर ऐसी स्थिति हो जाए, देन इट शैल एग्जम्प्ट हिम फ्रॉम अपीयरिंग पर्सन। तो पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्पशन कौन से सेक्शन मिल सकती है? सेक्शन 81। एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस, इसमें होना चाहिए था अरेस्ट एंड अटैचमेंट भी होना चाहिए था, अरेस्ट अटैचमेंट एंड पर्सनल अपीयरेंस। कर लेंगे बाप, हो जाएगा। दिस इज सेक्शन 81। अब आ जाइए 82 पे। 82 इज द रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब डिक्री फाइल हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रीलिम्स के लिए बहुत कई बार क्वेश्चन आता है। सेक्शन 82 इनैक्ट्स व्हाट? नो एग्जीक्यूशन शैल बी इशूड ऑन एनी डिक्री पास अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। जिस दिन डिक्री की डेट है, अगर 3 महीने तक वो सेटिस्फाइड नहीं की गई, डिक्री का पालन नहीं किया गया, सपोज ये डिक्री में ये कोर्ट पास है डिक्री दैट गवर्नमेंट शुड पे ₹3 lakh टू द प्लेंटिफ, गवर्नमेंट शुड पे 3 lakh टू द प्लेंटिफ, दिस इज द डिक्री। नाउ 3 महीने तक अगर गवर्नमेंट ने नहीं दिया पैसा, वो plaintiff will have to wait for 3 months. Plaintiff will have to wait for 3 months. समझे नहीं समझे आप? ये उससे पहले आप एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग शुरू नहीं कर सकते। नो एग्जीक्यूशन शैल बी इशूड ऑन एनी डिक्री पास अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर 3 months। तो यही क्वेश्चन आता है, कितने महीने तक की ड्यूरेशन पे क्वेश्चन आता है, 1 month, 2 month, 3 months प्रीलिम्स में आपसे ऑप्शन में। तो प्लीज फॉरगेट दिस 3 months, ये याद रखेंगे, डोंट फॉरगेट दिस 3 months। नोटिस कितने महीने का? 2 months का। डिक्री के लिए एग्जीक्यूशन में कितना टाइम है? 3 months। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स, सेक्शन 79 to 82 एंड ऑर्डर 27 आप लोगों ने पढ़ा है। इसमें जहां जहां जो डिटेल्स थी प्रीलिम्स की वो मैंने दे दी है आपको। अब आपकी ड्यूटी ये है, आपको भी और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनकी भी, कि वो इन नोट्स को पढ़ने ढंग से, कहीं कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा नहीं जो मैंने नहीं समझाया, और फिर उसको आप बार बार लिखिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स और मेंस का याद कर लेंगे। तो जब याद कर लेंगे सारी बातों को, तो उन सभी पॉइंट्स में ऑटोमेटिकली आपके प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी हो जाएंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस। मैं आपको बता दूं, ये जुडिशरी का एग्जाम सबसे आसान एग्जाम है हिंदुस्तान का। वीडियो में भी कई बार समझाया होगा, आपको अभी बता रहा हूँ। आपको यूपीएससी से कंपेयर कर लीजिए, ना जीएस है, ना सीसेट है, ना और दुनिया भर झंझट नहीं है। रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है और पहले 3 साल या 5 साल पढ़ करके आ रहे हो। सिर्फ फेल होते हैं हम अपनी गलती से, क्योंकि कभी एडवोकेसी में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लगातार हम पढ़ नहीं रहे हैं। इसका केवल और केवल से मान लीजिए 18 से 24 महीने के अंदर आपको जज बन जाना चाहिए। और ये सब खत्म कीजिए महाराज, अगला वीडियो पढ़ने बैठो। चलो चलो चलो, शाबाश।